गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट क्लास में आए हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर यानी कि कोल्ड वॉर एरा, इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का अर्थ। फिर देखेंगे इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर। फिर हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर। फिर कारण क्या थे, शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या थे, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जान लेना है कि शीत युद्ध क्या है, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। तो हम लोगों ने बहुत सी लड़ाइयाँ देखी हैं, पर ये उन लड़ाइयों से बिल्कुल भिन्न है। ये आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा गया, डायरेक्ट वॉर नहीं था। ये पीठ पीछे की लड़ाई थी, एक दूसरे के पीठ पीछे ये वॉर कर रहे थे। तनाव की स्थिति थी, द्वेष की भावना उत्पन्न हुई थी, क्रोध था एक दूसरे के प्रति। इसी लड़ाई को शीत युद्ध का नाम दिया गया था। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि शीत युद्ध क्या है। तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब एक अजीब सी सिचुएशन उत्पन्न हो गई थी। विश्व युद्ध के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। इसी तनाव की स्थिति को ही शीत युद्ध का नाम दिया गया। यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, पर आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहे, इनडायरेक्ट लड़ रहे हैं। टेंशन बिटवीन टू सुपर पावर्स, तनाव की स्थिति थी दो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच। अब हम लोग देखेंगे कि उत्पन्न कब हुआ। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय दो गुट आपस में लड़ रहे थे, दो गुट यानी कि एक्सिस पावर और अलायंस पावर, जिसमें अलायंस पावर था अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, और एक्सिस पावर था जर्मनी, इटली और जापान। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दो ग्रुप लड़ रहे हैं और दोनों ग्रुप में जो शक्तिशाली ग्रुप होगा उसी ग्रुप की जीत होगी। तो यहाँ पर जो शक्तिशाली ग्रुप था वो जीता, यानी कि अलायंस पावर जीता, और जो एक्सिस पावर था जिसमें जापान, जर्मनी और इटली थे, वो ग्रुप हार गया। और कहीं ना कहीं इस हार का सीधा असर किसी एक कंट्री पर पड़ना था, और वो असर जापान पर पड़ा। तो अमेरिका को भी अपने आप को शक्तिशाली साबित करना था। तो अमेरिका ने इसका प्रभाव दिखाया। किस तरह से दिखाया? अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल बॉय और फैट मैन नामक परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया। पूरा शहर तहस नहस हो गया था। इसके द्वारा अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अमेरिका ने परमाणु बमों का रहस्य गुप्त रखा, जिसके कारण भी ये जो शीत युद्ध चला था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, ये शीत युद्ध आरंभ हुआ था, जो कि लगभग 45 वर्षों तक चला। और ये शीत युद्ध का ये असर पड़ रहा था कि पूरा जो विश्व था दो ग्रुप में बंट जा रहा था। सोवियत संघ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी, और अमेरिका के नेतृत्व में कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी। ये ही विचारधारा थी जो आपस में मिल नहीं पा रहे थे, और यही कारण था कि ऐसा माहौल उत्पन्न हो रहा था जो प्रत्यक्ष युद्ध यानी कि डायरेक्ट वॉर को बढ़ावा दे रहा था। यानी कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता था। कहीं ना कहीं इन शक्तिशाली देशों की लड़ाई पूरे विश्व को विनाश की ओर ले जा रही थी। यह युद्ध अस्त्र शस्त्र का ना होकर केवल धमकियों तक ही सीमित युद्ध था। इस युद्ध के द्वारा वे एक दूसरे के विरुद्ध बातें कर रहे थे। वे रेडियो, समाचार पत्रों, टीवी के माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे। ये अपनी विचारधारा में देशों को शामिल करना चाह रहे थे। तो दोनों ही इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे कि अगर ये प्रत्यक्ष युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, जो कि विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
काफ़ी विनाश हो चुका था, और अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता इस शीत युद्ध के कारण तो पूरा विश्व विनाश के दौर से गुजर सकता था। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिन एंड काउजेज ऑफ द कोल्ड वॉर, और कारण भी क्या थे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है। वैचारिक मतभेद, आइडियोलॉजिकल डिवाइड, ट्रूमैन सिद्धांत, ट्रूमैन थ्योरी, मार्शल प्लान, मार्शल योजना, अमेरिका विरोधी प्रचार, एंटी अमेरिकन प्रोपेगेंडा, सोवियत विरोधी प्रचार, एंटी सोवियत प्रोपेगेंडा, सैनिक गुटों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स, मोलोटोव योजना, मोलोटोव प्लान। तो इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे इन सब कारणों से ये जो शीत युद्ध था और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं वैचारिक मतभेद, आइडियोलॉजिकल डिवाइड, जो कि कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर पहला देखेंगे ट्रूमैन थ्योरी के द्वारा हम लोग देखेंगे कि कैसे विचारों की लड़ाई लड़ी जा रही है। 1946 में चर्चिल, जो कि यूके के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साम्यवादी विचारधारा की आलोचना की। सबसे पहले इन्होंने ही साम्यवादी विचारधारा की आलोचना की, जो कि ये साम्यवादी विचारधारा किनकी थी? सोवियत संघ की विचारधारा थी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 1947 में हैरी ट्रूमैन ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को रोकने की बात कही। शीत युद्ध के समय ही ट्रूमैन थ्योरी आई थी। ये सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए थी। इनकी इस थ्योरी के अनुसार साम्यवाद या कम्युनिस्ट का प्रसार तभी होता है जब लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, गरीबी होती है, आर्थिक रूप से वो सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। और चूँकि पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ की इस विचारधारा से अन्य देश इसके प्रभाव में ना आ जाए, इस बात के डर से ही साम्यवादी विचारधारा को रोकने के लिए ट्रूमैन थ्योरी आई थी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और प्लान, मार्शल प्लान, मार्शल योजना। मार्शल प्लान जो कि अप्रैल 1947 में लाया गया था। मार्शल प्लान था क्या? यह अमेरिका के द्वारा मार्शल प्लान लाया गया था। मार्शल प्लान का मकसद था सोवियत संघ के मन में अविश्वास की भावना लाना। इस प्लान के अकॉर्डिंग जितने भी वेस्टर्न कंट्री यानी कि यूरोपीय कंट्री जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। यानी कि विश्व युद्ध के दौरान कई ऐसे यूरोपियन कंट्री थे जो कि आर्थिक सहायता से जूझ रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं से उनको आर्थिक सहायता मिल जाएगी तो वो अपनी दशा को क्या कर सकेंगे? सुधार सकेंगे। और ये प्लान एक सटीक योजना थी, और ऐसा हुआ भी। इस सहायता के द्वारा यूरोपीय देशों ने खुद को रीस्टैब्लिश किया, क्योंकि उन्हें मार्शल प्लान के द्वारा काफ़ी ज़्यादा उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उनकी सहायता की गई, और उनकी व्यवस्था सुधर भी गई, स्थिति सुधर गई। इससे अमेरिका का प्लान भी कामयाब होने लगा। बहुत सी कंट्री उनके गुट में क्या हो गए? शामिल हो गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सैनिक गुटों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यूएसए ने 1949 में अपने मित्र देश जितने भी थे उसके साथ मिलकर नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं, इस सैनिक संगठन का निर्माण किया। जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय इसमें 12 सदस्य देश थे। वर्तमान में भी ये नाटो सैनिक संगठन जो है वो कार्य कर रहा है। इस संगठन का यही उद्देश्य था
कि यदि किसी भी एक देश पर हमला होता है, जितने भी 12 सदस्य देश उस समय जुड़े हुए थे, अगर किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है यानी कि 12 पर ये हमला माना जाएगा, क्योंकि हर एक को इस सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। सबसे पहले अमेरिका ने ही इस नाटो सैनिक संगठन का निर्माण किया था। पहला सैनिक संगठन जो था अमेरिका के द्वारा, ये नाटो सैनिक संगठन का निर्माण किया गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दूसरा देख रहे हैं सीटो, जिसको हम लोग साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानेंगे, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। यह दूसरा सैनिक संगठन है जो कि 1955 में इस संगठन को बनाया गया। इस सैनिक संगठन को बनाने का यही उद्देश्य था कि जितने भी सदस्य देश इस संगठन से जुड़े हैं वे इनकी विचारधारा यानी कि पूंजी विचारधारा को माने, इनके ग्रुप में शामिल हो जाएं। इसी उद्देश्य से ही ये सैनिक संगठनों का क्या निर्माण किया जा रहा है, और उस सैनिक संगठन के द्वारा कई देश उनके गुटों में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो सैनिक संगठन देख रहे हैं, कई सैनिक संगठनों का निर्माण हो रहा है केवल और केवल अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अगला देख रहे हैं सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे केंद्रीय संधि संगठन। ये भी यूएसए का ही सैनिक संगठन है जो कि 1955 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इस संगठन को शुरुआत में बगदाद पैक्ट कहा गया था। ये सैनिक संगठन भी अमेरिका के ही नेतृत्व में बना था। कहीं न कहीं अमेरिका को डर था कि सोवियत संघ भी परमाणु हथियार का निर्माण कर रहा है, इसलिए उसने सैनिक संगठन का निर्माण किया। कहीं ना कहीं अमेरिका भी क्या कर रहा है, वह भयभीत है और वो युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। तो क्या इन सब के बाद क्या सोवियत संघ चुपचाप रहता, वो अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब नहीं देने की कोशिश करता? तो इन सब के बाद सोवियत संघ ने भी वार्सा पैक्ट, वार्सा संधि नामक सैनिक संगठन का निर्माण किया। और इस संगठन का उद्देश्य था शांति स्थापित करना, आपसी सहायता करना, मित्रता संबंध बनाना। 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई थी। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कई कारण छुपे हैं इस शीत युद्ध की उत्पत्ति में, जो कि शीत युद्ध को बढ़ावा दे रहे थे, यानी कि आग में घी डालने का काम कर रही थी। और ये जो कि कभी एक दूसरे के मित्र हुआ करते थे, सोवियत संघ और अमेरिका, पर अपने आप को केवल शक्तिशाली बनाने के लिए इनके बीच ये इस तरह की लड़ाई लड़ी, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच की जो मित्रता थी वो ख़त्म हो गई और दोनों के बीच दुश्मनी की भावना उत्पन्न हो गई थी। तो आज हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।